अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 13वें एपिसोड में। अभी पिछले खंड में मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो उग्रवादी आतंकवादी संगठनों के बारे में, और मैंने यह आपको बताया था कि 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अतिथि बने थे सावरकर बंधु, और उनके द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में जाकर इंग्लैंड में रहने लगे थे। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय छात्रों के बीच क्रांति के संदेश का प्रचार किया, जो शीघ्र ही उनके प्रभाव में आ गए और इंडिया हाउस भारतीय क्रांति का गढ़ बन गया। सावरकर को बहुत से अनुयायी मिल गए। उनमें से कुछ ने बम बनाना और निशानेबाजी सीखी। अधिकारियों की तीक्ष्ण दृष्टि के बावजूद वह भारत 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें भेजने में और नासिक के मजिस्ट्रेट की हत्या आयोजित करने में सफल हो गए। इतना ही नहीं, सावरकर ने लंदन में 8 मई 1908 को इंडिया हाउस में 1857 का स्वतंत्रता दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न बंबई निवासी पारसी महिला मैडम कामा पेरिस में रहकर क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील थे। अभिनव भारत द्वारा पीएन वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पेरिस भेजा गया। मिर्जा अब्बास एवं हेमचंद दास की सहायता से वापट ने एक रूसी पुस्तक बम मैनुअल की एक प्रति प्राप्त कर ली एवं इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसकी छपी हुई प्रतियां भारत भेजी गईं ताकि भारतीय युवक बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। 20वीं शताब्दी में अभिनव भारत की अनेक शाखाएं गुप्त रूप से भारत के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं एवं उनके माध्यम से क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया। इस संस्था द्वारा पूना एवं मुंबई के अनेक महाविद्यालयों एवं उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में शाखाएं गठित की गई और युवकों को बम बनाने एवं शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। विनायक सावरकर के अग्रज गणेश सावरकर महाराष्ट्र में अभिनव भारत के जरिए क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण नासिक के कलेक्टर जैक्सन ने उन पर अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध भड़काने का आरोप लगाकर सेशन जज से उन्हें 1909 में देश निर्वासन का दंड दिलवा दिया। विनायक सावरकर को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय किया तथा जैक्सन और भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता कर्नल वायली, जो क्रांतिकारियों को अत्यधिक तंग किया करते थे, की हत्या का निश्चय किया। उनके एक अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली को गोली से उड़ा दिया और वहीं गिरफ्तार भी कर लिए गए। फलतः 16 अगस्त 1909 को ढींगरा को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा। जैक्सन को अभिनव भारत के एक अन्य सदस्य अनंत कांगड़े ने दिसंबर 1909 में गोली मार दी, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने जैक्सन की हत्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए नासिक षड्यंत्र केस खड़ा किया, जिसमें कान्हरे के कई साथियों को फंसाकर 37 नवयुवकों को कठोर दंड दिया गया। अनंत कानड़े, विनायक राव देशपांडे और कृष्णजी पंत कर्वे को मृत्यु दंड दिया गया। कर्नल वायली की हत्या के समय से ही सावरकर के पीछे पड़े अंग्रेज गुप्तचरों ने अंततः 13 मार्च 1910 को उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया और 50 वर्ष की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कारागार में भेज दिया। 20वीं शताब्दी में अभिनव भारत से प्रेरणा पाकर क्रांतिकारी आतंकवादियों ने अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। स्थापित की गई संस्थाओं का आपस में कोई संबंध नहीं था। ये संस्थाएं बंबई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर आदि नगरों में स्थापित की गई थीं।
तत्कालीन सूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि जयपुर, जोधपुर और मद्रास में भी क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। मद्रास में बिपिन चंद्रपाल के प्रभावपूर्ण भाषणों ने उत्तेजना की लहर फैला दी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाने वाले चिदंबरम पिल्लई की गिरफ्तारी के कारण तूतीकोरम और तिन्नेवल्ली में भयंकर दंगे हुए, जिसमें पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ पर गोलियां चलाईं। आसे नामक गोली चलाने का आदेश देने वाले तिन्नेवल्ली के मजिस्ट्रेट की भारत माता संघ के वांची अय्यर ने हत्या कर दी। भागने में विफल होकर अय्यर ने खुद को गोली मार ली। 1907 में आतंकवाद की अग्निशिखा पंजाब में भी उठी। वहां उस समय अजीत सिंह और सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में किसानों में एक विद्रोह फैल रहा था। भारतीय देशभक्तों की सभा की स्थापना इन दोनों के द्वारा ही की गई। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को निर्वासित कर दिया, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई पंजाब के युवा वर्ग में, और भाई परमानंद, बाल मुकुंद और लाला हरदयाल ने मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा किया। इन्हीं वीर युवकों ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के प्राणहरण का प्रयास किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए तथा उनका एक अंगरक्षक मारा गया। इस षड्यंत्र का नेतृत्व बंगाल और पंजाब के बीच संपर्क सूत्र के रूप में सक्रिय रास बिहारी बोस ने किया, जो हमले के बाद निकल भागने में सफल हुए। इस सिलसिले में पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टर अमीर चंद्र, सुल्तान चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, हनुमंत सहाय विश्वास, बलराज आदि प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। मार्च 1914 में इन सब पर मुकदमा चलाया गया, जिसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस घटना के अभियुक्तों में से अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी गई तथा बलराज एवं हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। इसका प्रभाव बंगाल, बिहार एवं पंजाब के आतंकवादी क्रांतिकारियों पर व्यापक रूप से पड़ा और वे अंग्रेज शासकों के कट्टर दुश्मन बन गए। इस तरह पंजाब भी क्रांतिकारी आतंकवादी गतियों का एक प्रमुख केंद्र था, यह स्पष्ट हो जाता है। उपनिवेशन बिल के जरिए पंजाब सरकार ने जमीन के संबंधों का आधार परिवर्तित करने का निश्चय किया। सरदार अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस विधेयक का प्रबल विरोध किया गया। इसी संदर्भ में वहां उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों का सूत्रपात हुआ। इन नेताओं ने सभाओं एवं क्रांतिकारी साहित्य के द्वारा लोगों में सशस्त्र क्रांति की भावना का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। यह पंजाब में अपने तरह की पहली उग्रवादी एवं आतंकवादी गतिविधि थी। इस उग्रवादी समूह ने अंग्रेजी राज्य को आतंकवादी विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। बमों के निर्माण एवं अन्य खर्च पूरा करने हेतु सरकारी खजानों, डाक खानों आदि को लूटने की योजना क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई। इन गतिविधियों के संबंध में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अनेक आतंकवादी नेता गिरफ्तार कर दिए गए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को जून 1907 में मांडले, बर्मा जेल भेज दिया गया। इन उग्रवादी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही देश के युवकों एवं क्रांतिकारियों में रोष एवं क्षोभ फैल गया। उन्होंने जगह जगह आतंकवादी गतिविधियों में तेजी लानी शुरू कर दी। विवश होकर अंग्रेज सरकार को लाजपत राय एवं अजीत सिंह को रिहा करना पड़ा। मुक्त होते ही अजीत सिंह ने अपने क्रांतिकारी सहयोगियों के साथ मिलकर पुनः आतंकवादी गतिविधियां काफी सक्रियता के साथ प्रारंभ कर दी। सरकार ने भी प्रतिक्रियात्मक होकर दमनकारी क्रिया जोरों से आरंभ कर दिया। क्रांतिकारियों के आवासों एवं प्रेसों पर छापा मारा गया तथा उनके साहित्य और अस्त्र शस्त्र जब्त कर लिए गए। अनेक क्रांतिकारियों को कैद कर पुनः जेल भेज दिया गया। परिस्थिति से विवश होकर अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद भारत छोड़कर अफगानिस्तान चले गए, जहां से वे यूरोप के लिए प्रस्थान कर गए। बावजूद इसके क्रांतिकारी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पंजाब में क्रियाशील क्रांतिकारी अत्यंत उग्र स्वभाव के थे तथा अंग्रेज शासन को किसी भी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे अपने केंद्र विदेशों में भी स्थापित करने लगे। वहां वे भाई परमानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मादाम कामा के साथ उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। अमृतसर निवासी मदन लाल ढींगरा, जो यांत्रिकी के छात्र थे, भी
क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध हो गए। गणेश सावरकर को देश से निर्वासित की सजा दिए जाने की प्रतिक्रिया में ढींगरा ने जुलाई 1909 में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। सरकार ने ढींगरा को कैद कर फांसी पर चढ़ा दिया। एक ओर जहां क्रांतिकारी सरकारी पदाधिकारियों की हत्याएं कर उनमें आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सरकार भी आतंकवादियों को चुन चुनकर फांसी पर लटका रही थी। भारत के कई क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं बीसी पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने शहीद मदन लाल ढींगरा के इन कार्यों की कटु आलोचना की, परंतु कई अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। आयरलैंड के एक समाचार पत्र ने इस क्रांतिकारी के कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मदन लाल ढींगरा ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके प्रति आयरलैंड के निवासी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एस क्लंट ने इस घटना के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि लोग इसे राजनीतिक हत्या का स्वरूप देते हैं, लेकिन यह कहना उनके ही लक्ष्य के विपरीत एवं घातक है। यह सब एक बकवास है। यह तो बस स्वार्थी शासकों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए आश्चर्यचकित कर देने की कार्यवाही थी कि स्वार्थ में भी निर्लज्जता की एक सीमा होती है। यह बात उस कपोल कल्पना जैसी ही है कि मानो कोई कहे कि इंग्लैंड ने झापर पड़ने पर ही माफी मांगी, इससे पूर्व कभी नहीं। देश की आजादी के लिए शहीद होने वालों का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी एवं आतंकवादी अंग्रेजों को क्रूरता से मारना चाहते थे। ऐसा आभास होता है कि ब्रिटिश सरकार काफी भयभीत एवं आतंकित हो गई थी। कर्जन वाइली की हत्या उनके लिए एक चुनौती थी। इंग्लैंड के राजा ने एक पत्र गवर्नर जनरल को लिखा एवं उनको चेतावनी दी कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी युवकों को ब्रिटिश भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दें। उनका विश्वास था कि विदेशों में प्रशिक्षित युवक भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी वातावरण फैलाने में काफी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण प्रमाणित हो रहे हैं। अंग्रेज शासक भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के दमन हेतु कठोर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके हिंसात्मक घटनाएं वदस्तूर जारी थीं। 13 नवंबर 1909 को लॉर्ड एवं लेडी मिंटो की गाड़ी पर आतंकवादियों ने बम फेंका। वस्तुतः इस कांड के पीछे अंग्रेजों और विशेष रूप से लॉर्ड मिंटो की वो नीतियां थी जिसके तहत वो भारतीय उग्रवादियों को शक्ति के साथ कुचल डालना चाहते थे। यद्यपि तत्कालीन भारत मंत्री मार्ले ने उन्हें कई बार दमन की नीति के बर्बरतापूर्ण स्वरूप को परिवर्तित करने की सलाह भी दी थी, तथापि लॉर्ड मिंटो, जिनकी यह धारणा थी कि भारत में राज का अस्तित्व ही शक्ति के प्रदर्शन पर निर्भर है, सदैव नग्न दमन की नीति का पालन करते रहे। फलतः उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर उनके नग्न दमन की नीति का प्रबल प्रतिकार करने का असफल प्रयास किया। मिंटो की हत्या के प्रयत्नों में मिली विफलता के बावजूद उग्रवादियों की गतिविधियों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई। भारत एवं यूरोप के क्रांतिकारी आतंकवादी लहर कनाडा एवं अमेरिका तक जा पहुंची। उस समय कनाडा की सरकार भारतीय प्रवासी सिखों के प्रति रंगभेद की नीति का पालन कर रही थी। वहां प्रवासी सिखों को अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ रहा था। कनाडा एवं अमेरिका के श्रमिक उन पर यदा कदा हमला भी कर देते थे। वहां रह रहे भारतीय यह सोचते थे कि चूंकि भारत एक उपनिवेश है, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अतः वे अपने साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का विरोध करना चाह रहे थे और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने सोहन सिंह भखना के नेतृत्व में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था स्थापित की। इस संस्था का उद्देश्य था विदेशों में बसे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा एवं भारत की आजादी के लिए भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना। इस संस्था द्वारा 1 नवंबर 1913 से गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लगा, इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। इस संस्था के सक्रिय सदस्यों में वीर हरदयाल, पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा एवं रामचंद्र आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संस्था के सदस्य क्रांतिकारी आतंकवादी नीतियों एवं कार्यक्रमों में विश्वास रखते थे, लेकिन गदर पार्टी कुछ अर्थों में आतंकवादी संगठनों से भिन्न थी। सर्वप्रथम इसी गदर पार्टी ने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई और उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया। गदर पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अमेरिका एवं अन्य देशों में अवस्थित भारतीयों पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
अमेरिका में तो वहां मौजूद पंजाबी युवकों पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे इस पार्टी में सम्मिलित होकर इसके सक्रिय सदस्य बन गए। गदर पार्टी के कार्यक्रमों में सैनिकों के बीच कार्य, अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन और अस्त्र प्राप्ति शामिल थे। इसका मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएं पूरे अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व के देशों में स्थापित की गई थी। विचार यह था कि एक ऐसी क्रांति की जाए जिससे एक साथ ब्रितानी उपनिवेशों में क्रांति हो सके। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति नजदीक थी और उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी। गदर ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया, आवश्यकता है वीर सिपाहियों की, वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, पेंशन स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत। कोमागाटा मारू की घटना ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सहायता पहुंचाई। यह एक जलयान था जिसे प्रवासियों को कनाडा पहुंचाने के लिए भाड़े पर दिया गया था, लेकिन उसके पहुंचने पर यात्रियों को 2 महीने तक तंगी, तकलीफ और अनिश्चय में रहने के बाद लौटने को विवश होना पड़ा। अंततः जब कोमागाटा मारू ने वापस लौटकर कलकत्ता बंदरगाह पर लंगर डाला तो यात्रियों ने सरकार द्वारा उनके लिए आरक्षित रेलगाड़ी पर चढ़ने से इनकार कर दिया। परिणाम था एक दंगा जिसमें 20 से लेकर 40 आदमी तक मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। तोशा मारू नामक जहाज में बैठे पंजाबी इस समाचार से उत्तेजित हो उठे और जल्दबाजी में भारत वापस आए और ब्रिटानी शासन के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाने के लिए घटनाग्रस्त व्यक्तियों के साथ मिल गए। जर्मन हथियार पाने में असफल होकर उन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क किया। इस तरह अमेरिका एवं कनाडा में प्रवासी भारतीय नवयुवक क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे, यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के बाद गदर पार्टी के क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यकर्ता अपनी गतिविधियों के केंद्र स्थल में परिवर्तन करना चाहते थे। इस पार्टी के नेता भारत वापस आकर विद्रोह की योजना को सुगठित रूप से क्रियान्वित करना चाहते थे। उस समय अंग्रेज एवं भारतीय सेना की कई टुकड़ियां यूरोप एवं एशिया में युद्धरत थी। गदर पार्टी इस स्थिति से लाभ उठाना चाहती थी। भारत वापस आने के समय अपने साथियों एवं सहकर्मियों को संबोधित करते हुए रामचंद्र ने कहा, तुम्हें क्या करना है यह स्पष्ट है, भारत जाओ एवं भारत के कोनों कोनों में विद्रोह फड़का दो ताकि आतंकवादी वातावरण सभी स्थानों पर फैल जाए। अमीरों को लूटो एवं भारत के गरीब लोगों की सहायता करो। इस तरह संपूर्ण विश्व की सहानुभूति प्राप्त करो। भारत पहुंचने पर तुमको तुम्हारे क्रांतिकारी साथी हथियार देंगे। यदि हथियार न भी मिले तो राइफलें प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियों को लूट लो। अपने नेताओं की आज्ञाओं का बिना किसी संकोच एवं झिझक के पालन करो। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के 6 माह के अंतर्गत कुल मिलाकर 80,000 ब्रिटिश ऑफिसर और सैनिक तथा 2,10,000 भारतीय ऑफिसर एवं सैनिक भारत के बाहर समुद्र पार भेजे गए। कोमागाटा मारू एवं तोशा मारू जहाजों से अनेकों भारतीय यात्री स्वदेश पहुंचे जो गदर पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भारत लौटे थे, परंतु भारत सरकार की उनकी योजना की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी। अतः वापस आने वाले 8,000 यात्रियों में से करीब 400 यात्रियों को कैद कर लिया गया। 2500 के लिए उनके गांव की हद के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए और 5,000 व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। अनेक क्रांतिकारी युवक कानून को धोखा देकर बच निकले और क्रांतिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने लगे। उन्होंने किसानों के साथ सेना के सिपाहियों में काम किया। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने शस्त्र बरामद करने, शस्त्र, बारूद एवं बम बनाने, डकैती करने, सरकारी खजाने, पुलिस थाने तथा चौकियों को लूटने का प्रयास किया। गदर पार्टी की गतिविधि एवं कार्यक्रम से संबंधित साहित्य को लोगों में वितरित कर उसमें क्रांतिकारी आतंकवादी भावना पैदा करने का प्रयास किया। अनेक क्रांतिकारी गुप्त रूप से सिपाहियों के साथ मिल गए, गुप्त रूप से उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान की तथा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की ओर प्रेरित किया। शेष अगले खंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।